सोचिए, दो परमाणु ताकतों के बीच एक भयंकर जंग छिड़ जाए और वो सिर्फ 88 घंटों में खत्म भी हो जाए। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक बेहद दिलचस्प और काल्पनिक वॉर गेमिंग परिदृश्य पर बात करने वाले हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, 88 घंटे का वो ऑपरेशन कैसे चला, एयर डिफेंस का क्या रोल था, 11 एयरबेस पर कैसे हमले हुए और फिर सीज फायर और नए सैन्य सिद्धांत पर कैसे बात पहुंची। तो कहानी का पहला हिस्सा है पहलगाम हमले का ट्रिगर। इस सोर्स के मुताबिक इस पूरी काल्पनिक कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है जिसमें 26 नागरिकों की जान चली जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तुरंत कोई पलटवार नहीं होता। 23 अप्रैल से लेकर 6 मई तक करीब 15 दिन का जो ये गैप है ना, इसे एक बहुत ही कड़े कूटनीतिक अलगाव और हथियारों को टारगेट पर लॉक करने के दौर के रूप में दिखाया गया है। ये आप कह सकते हैं कि तूफान के आने से ठीक पहले की वो खामोशी है। और फिर शुरू होता है दूसरा चरण, 88 घंटे के ऑपरेशन की शुरुआत। 15 दिन की खामोशी के बाद सीधे एक्शन। 7 मई को रात के ठीक 1 बजे अचानक से एक बहुत ही सटीक और गहरा प्रहार शुरू होता है। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इन हमलों की गहराई। जरा सोचिए, बहावलपुर जो कि सीमा से 100 किलोमीटर अंदर है और मुरीद के जो 25 किलोमीटर अंदर है, वहां तक राफेल जेट्स के जरिए स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से हमले की कल्पना की गई है। साथ ही बॉर्डर पर सेना के एक्सकैलिबर राउंड्स का इस्तेमाल होता है। इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा टारगेट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। अब ये दोनों तरफ की शुरुआती रणनीतियों में एक बहुत ही साफ अंतर दिखाता है। एक तरफ भारत के एक्शन को ऐसे दिखाया गया है कि वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हो रहे हैं, ताकि कोई भी नागरिक या मिलिट्री कैजुअल्टी ना हो। इसके एकदम उलट जो जवाबी कार्रवाई होती है उसे नागरिक इलाकों, स्कूलों और गुरुद्वारों पर भारी मोर्टार हमलों के तौर पर दर्शाया गया है। इसके बाद कहानी तीसरे और सबसे खतरनाक मोड़ पे आती है, एस्केलेशन और एयर डिफेंस। 8 और 9 मई को हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। ये पूरी तरह से एक जैसे को तैसा वाला माहौल बन जाता है। इस परिदृश्य के हिसाब से भारतीय शहरों और एयरबेस पर एक साथ कई ड्रोन्स और रॉकेट्स दागे जाते हैं, जिसके जवाब में सामने वाले के रडार सिस्टम्स जैसे LY-80 और HQ-9 को उड़ा दिया जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दिल्ली की तरफ फतेह-2 बैलिस्टिक मिसाइलें और JF-17 से चाइनीज 400 AKG मिसाइलें तक फायर कर दी जाती हैं। ये पूरा का पूरा सिनेरियो असल में एक बेहद जटिल मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का अल्टीमेट टेस्ट है। और इस टेस्ट में जो सिस्टम गेम चेंजर साबित होता है वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। सोर्स इस बात पे बहुत जोर देता है कि इस मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस पूरे परिदृश्य में 11 बार एकदम अचूक इस्तेमाल हुआ, चाहे सामने से बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हों या फाइटर जेट्स। इस सिस्टम ने सबसे बड़े और गहरे खतरों को हवा में ही खत्म कर दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जहां बात 11 सैन्य एयरबेस पर प्रहार तक पहुंच जाती है। 10 मई की सुबह ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर होती है। सोर्स एक ऐसे ऑपरेशन की कल्पना करता है जो शायद ही कभी सुना गया हो। एक परमाणु संपन्न देश के ठीक 11 मिलिट्री एयरबेस पर एक साथ एक ही झटके में हमला। और इस बहुत ही बोल्ड काल्पनिक हमले का इम्पैक्ट देखिए। दावा किया गया है कि इस एक स्ट्राइक ने सामने वाली वायुसेना की कुल ताकत का 20% हिस्सा, जी हां पूरा 20%, रातों रात खत्म कर दिया। इसमें F-16, JF-17 फाइटर जेट्स और यहां तक के अवाक्स एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वह 300 किलोमीटर की विशाल दूरी। जी हां, इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में 300 किलोमीटर दूर से हवा में एक अवैक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराने की बात कही गई है, जिससे सोर्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सरफेस टू एयर किल के रूप में पेश करता है। ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है। जाहिर सी बात है, जब टारगेट इतने बड़े हों तो हथियारों का चुनाव भी उसी लेवल का होना चाहिए। सोर्स ने बहुत ही बारीकी से इस शस्त्रागार को मैप किया है। Su-30 MKI से ब्रह्मोस, राफेल से स्कैल्प और हैमर और रैम्पेज जैसे हथियारों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइलों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे जानबूझकर परमाणु खतरे को ट्रिगर होने से रोकने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति बताया गया है। अब चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, जो है युद्ध विराम और नौसैनिक नाकेबंदी।
10 मई को स्थिति अचानक से शांत होने लगती है। हथियारों और एयरबेस के भारी नुकसान के बाद और खासकर किराना हिल्स के पास एक अघोषित स्ट्राइक के बाद, जिसे इस परिदृश्य में एक न्यूक्लियर साइट माना गया है, विरोधी को एहसास होता है कि अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। और नतीजा, तुरंत एक सीज फायर यानी युद्ध विराम का प्रस्ताव सामने आ जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ हवा और जमीन की ही बात नहीं है। पर्दे के पीछे एक और बहुत बड़ा रणनीतिक दबाव काम कर रहा था। सोर्स के मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना ने ऐसी जबरदस्त नाकेबंदी कर रखी थी कि विरोधी का पूरा बेड़ा उनके अपने ही बंदरगाहों में फंस कर रह गया। वो एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट तक लॉन्च करने की स्थिति में नहीं थे। और अंत में छठा हिस्सा, एक नया सैन्य सिद्धांत। इस पूरी टाइमलाइन से बाहर निकलकर आइए देखते हैं कि इसका रणनीतिक मतलब क्या है। असल बात जो निकलकर आती है वो ये है कि सोर्स इस पूरे काल्पनिक वॉर गेम को सिर्फ एक जीत की तरह नहीं देखता। इसे डिफेंस की रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर पेश किया गया है। ये पूरी तरह से नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का एक शानदार उदाहरण है, जहां हमारी सेना ने जमीन पर सीमा पार किए बिना ही काम कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे एलओसी के प्रतिबंधों के बावजूद अंदर तक सटीक वार किया जा सकता है, कैसे परमाणु साए के नीचे एक बहुत छोटा लेकिन घातक युद्ध लड़ा जा सकता है, और कैसे सामने वाले के न्यूक्लियर ब्लफ की पूरी तरह से हवा निकाली जा सकती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये सोर्स हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर वाकई में बिना परमाणु सीमा को पार किए सिर्फ 88 घंटों के अंदर अंदर एक ऐसा युद्ध जीता जा सकता है, तो क्या ये काल्पनिक प्लेबुक दुनिया भर की सैन्य रणनीतियों को हमेशा के लिए नहीं बदल देगी? ये निश्चित रूप से सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर विषय है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।